क्रॉस प्रोडक्ट वाला डीपीटी कंप्लीट किया आप लोगों ने? कोई डाउट बताओ? सर्किट के डिस्कस करते हैं। तो पहले तो पहले बता दीजिए। वेक्टर प्रोडक्ट कट लेते A cross B equal to C cross B, or A cross C cross is equal to B cross C, then A minus D is parallel to the B minus C. लास्ट क्लास करके दिया और अब कंडीशन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ आप लोगों को, और आप लोगों को प्रूव क्या करना है? A माइनस डी इज पैरेलल टू द B माइनस डी। ठीक है, तो अगर ये दोनों अगर आपके पास है अगर रिलेशन, तो अगर मैं इन दोनों रिलेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करूं जैसे कि बोल सकता A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इज इक्वल टू C क्रॉस D माइनस D क्रॉस C। यहाँ से आप A क्रॉस B माइनस C, राइट, और यहाँ पर C माइनस B क्रॉस D, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। अच्छा, D अगर यहाँ पर जैसे सेकंड होता है, यहाँ पर फर्स्ट होता था, उसको कॉमन ही ले लेना चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको दोनों का प्लेसमेंट सेम ही होना चाहिए, ऑर्डर मैटर करता है, राइट। बट यहाँ पर दोनों का प्लेसमेंट सेम ही जगह पर तो लिख सकता हूँ C माइनस B क्रॉस D। अगर मैं इसको अगर इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? A क्रॉस B माइनस C माइनस C माइनस B क्रॉस D, राइट। इस माइनस और C माइनस B में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस B माइनस C क्रॉस D। और अभी आप लोगों को B माइनस C का प्लेसमेंट सही नहीं मतलब अलग अलग है, तो अगर इसका प्लेसमेंट को अगर सेम करने से A क्रॉस B माइनस C माइनस D क्रॉस B माइनस C कर सकते हैं। अब वापस B माइनस C कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? A माइनस D क्रॉस B माइनस C इक्वल टू 0। दो वेक्टर का क्रॉस, वेक्टर माइनस वेक्टर वेक्टर ही तो होगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब या तो कोई 0 वेक्टर हो या तो फिर पैरेलल। 0 वेक्टर ने इक्वेशन में मना किया है A माइनस A इज नॉट इक्वल टू B, तो मतलब ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं दिया हुआ इक्वेशन में, तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? A माइनस B मस्ट बी पैरेलल विद B। ये कोई यहाँ पर दिया कौन सा? To get the normal to the plane containing the 3 points, those position vectors are ABC lying in the direction of B cross C plus C cross A plus C cross B. आप लोग को बोला कि एक प्लेन है, उस प्लेन के अंदर 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर दिया है, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर दिया है, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो प्लेन होगा उसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल हम किसको बोलते हैं? जो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो क्वेश्चन पर प्रूव दैट द नॉर्मल टू द प्लेन
containing 3 points whose positions vectors are A, B and C lies in the direction of B cross C plus C cross A plus A cross B। मतलब इनडायरेक्टली आपको ये प्रूव करने के इसका जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल का डायरेक्शन और A क्रॉस C सॉरी B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B का डायरेक्शन सेम होगा। ये जो नॉर्मल होगा वो भी इसी डायरेक्शन होगा, आपको प्रूव करना है। ठीक है, और हमें पता है कि नॉर्मल जो होगा इस प्लेन के साथ क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। अगर ये ABC 3 पॉइंट है तो ABC पॉइंट में से मैं 2 वेक्टर बना सकता हूँ, एक को फिक्स पॉइंट मान के मैं एक को फिक्स पॉइंट बना लूं, मान लो एक AB वेक्टर हो जाएगा और एक AC वेक्टर हो जाएगा, राइट। AB वेक्टर और AC वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, AB वेक्टर और जो AC वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, AB क्रॉस AC, राइट। अब AB क्रॉस AC is perpendicular with the plane which containing 3 points whose position vectors are A vector, B vector and C vector। अब AB क्रॉस AC कैसे फाइंड करें, AB वेक्टर कैसे निकलेगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, AC वेक्टर कैसे निकलेगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, राइट। अगर ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C और माइनस माइनस प्लस A क्रॉस A, व्हाट इज A क्रॉस A, 0, या अब B क्रॉस C, ये जो माइनस B क्रॉस A है उसको अगर मैं A क्रॉस B लिखूं तो प्लस और A क्रॉस C को C क्रॉस A लिखूंगा तो ये जो AB क्रॉस AC होगा वो परपेंडिकुलर तो प्लेन होगा और नॉर्मल भी, तो फिर AB क्रॉस AC ये है तो इसका डायरेक्शन और नॉर्मल का डायरेक्शन सेम होगा, वही प्रूव करना है। तो इसका AB क्रॉस AC करेगा, इसके बाद हो गया। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट्स में स्केलर प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया, उसका डीपीपी, वेक्टर प्रोडक्ट का डीपीपी डिस्कस कर लिया। अब लास्ट पार्ट है आप लोगों का ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 पार्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब हम लोग कोई भी 3 वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो हर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि A क्रॉस B डॉट C, ये पॉसिबल है, तो बोले कि ऐसा कर सकते हम लोग, ये पॉसिबल होगा। A क्रॉस B का आंसर कैसा आएगा, एक वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट तो हो सकता है, बट अगर ऐसे दिया जाए A डॉट B क्रॉस C, ये हो सकता है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, या फिर A डॉट B डॉट C, ये पॉसिबल है। ये स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, वेक्टर का वेक्टर के साथ हो सकता है, स्केलर और डॉट और क्रॉस दोनों, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। और फिर अगर ऐसा आ गया A क्रॉस B क्रॉस C, ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल। इसको जो आंसर आएगा उसमें 3 वेक्टर का प्रोडक्ट कर लो और आंसर जो आएगा वेक्टर फॉर्म में आएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। और इसका आंसर ये वेक्टर होगा, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, इसको बोलेंगे। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B
बी क्रॉस सी बोलो या बी क्रॉस सी डॉट ए बोलो, क्या फर्क पड़ता है? स्केलर को तो फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से। आप ए डॉट बी क्रॉस सी बोलोगे, बी क्रॉस सी डॉट ए बोलोगे, बात एक ही होगा, राइट। इसको लिखा जाता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। मतलब ऐसा लिखा मिले तो ये आप लोगों का ट्रिपल प्रोडक्ट का एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक शॉर्ट फॉर्म है। मोस्ट ऑफ टाइम आपको ऐसा लिखा मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस, ए डॉट बी क्रॉस। अब ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी जब आप करते हो, जैसे ए अगर वेक्टर अगर मेरा मान लेते हैं a1 i k प्लस b1 j k प्लस c1 k k, बी वेक्टर मेरा a2 i k प्लस b2 j k प्लस c2 k k, और सी वेक्टर सपोज a3 i k प्लस b3 j k प्लस c3 k k। तो आप बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी करना है तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? बी क्रॉस सी करेंगे। जब आप बी क्रॉस सी करोगे तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? डिटरमिनेंट की हेल्प ले लेते हैं। फर्स्ट रो i j k, यहाँ पर a2 b2 c2 a3 b3 c3, करेक्ट। और ये जो बी क्रॉस सी का जो आंसर आएगा उसको हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं। जब ए के साथ आप जब डॉट प्रोडक्ट करोगे, ए क्या है आपका? ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए वेक्टर हमने किसको माना? a1 i k प्लस b1 j k प्लस c1 k डॉट i j k a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट किसका होगा? ये सब तो कांस्टेंट है, मतलब प्रोजेक्शन है। इसका जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई का ये जो फर्स्ट है वो फर्स्ट रो के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा, इसके साथ होगा नहीं। और वैसे भी जब आप लोग डिटरमिनेंट में पता है कि कुछ भी काम एक ही रो के साथ होता है, ये एक ही कॉलम के साथ होता है। तो ये जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसके साथ होना नहीं है, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा? यहाँ पर होगा। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जे डॉट आई वाला पार्ट, ये डॉट आई वाला पार्ट, आई डॉट आई वाला पार्ट, तो क्या बचेगा? a1 बचेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई की जगह पर ये जब यहाँ पर जाएगा ये डॉट 1 बचेगा, बाकी दोनों जीरो, तो वहाँ क्या हो जाएगा? b1। ये जब यहाँ जाएगा तो इसका इसका डॉट प्रोडक्ट जब किया मैंने इस पर इसका, तो मुझे लास्ट में जैसा मिला a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। तो किसी भी तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है तो आपको एक डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेना है। इसके प्रोजेक्शन a1 b1 c1, इसके प्रोजेक्शन a2 b2 c2, इसका प्रोजेक्शन a3 b3 c3, उनका डिटरमिनेंट को सोल्व कर लोगे तो आपको जो मिलेगा वही किसका आंसर हो जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वही आंसर हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो मैंने जब लिखा ए बी सी, अगर मैं इसमें ऑर्डर चेंज करूं तो आप जब ऑर्डर चेंज करोगे तो ठीक है, आप बी क्रॉस सी डॉट ए करोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं बी क्रॉस सी की जगह पर सी क्रॉस बी कर लूंगा तो फर्क पड़ेगा, राइट। तो आप और वैसे भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद तो आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम को जब एक बार इंटरचेंज करते हो तो आंसर में माइनस का डिफरेंस आ जाता है, सही है। पर दो बार इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना है, मतलब ये हुआ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप कहीं से भी चालू करो चलेगा। अगर आप यहाँ से चालू करते हो तो एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट होगा, आप यहाँ से चालू करते हो तो बीसीए का बॉक्स प्रोडक्ट होगा। इसमें आप लोग का आंसर सेम ही आएगा। आप यहाँ से चालू करोगे तो क्या दिखेगा आपको? इस तीनों का आंसर सेम ही आएगा। बट हाँ, अगर आप बी और सी को इंटरचेंज कर लोगे तो आंसर में माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, मतलब आपने दो बार रो इंटरचेंज किया। एक तरह से देखा जाए तो बी आपका भी कहाँ था? सेकंड प्लेस पे, उसको आप कहाँ लेके? फर्स्ट प्लेस पे। तो फर्स्ट प्लेस पे लेके तो एक बार आपने रो इंटरचेंज किया डिटरमिनेंट का, तो एक बार आगे माइनस आया होगा। अभी बी कहाँ है? अभी बी कहाँ है? फर्स्ट प्लेस पर। और ए कहाँ है? सेकंड प्लेस पर। और ए को ले कहाँ जाना है? थर्ड प्लेस पर। और एक बार आपने इंटरचेंज किया, एक बार दो बार रो इंटरचेंज हो रहा है, उसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो रहा है। तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन है, मान लो कहीं से भी आप देखना चालू कर सकते हो। यहाँ से देखोगे तो एबीसी भी वही देगा, बीसीए भी वही देगा और सीए भी वही देगा। ठीक है,
इसको अगर डिटरमिनेंट में लिखना होगा तो A1 B1 C1 पहले आएगा, A2 B2 C2 बाद में आएगा, A3 B3 C3 बाद सबसे लास्ट आएगा। इसको देखूंगा तो A2 B2 C2 पहले आएगा, A3 B3 C3 उसके बाद आएगा, A1 B1 C1 उसके बाद आएगा। इसको देखोगे तो A3 B3 C3 पहले, A1 B1 C1 उसके बाद में और A2 B2 C2 सबसे लास्ट। ठीक है, अब ये समझते हैं, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे का काम करता है मैंने बताया। अब क्यों चाहिए आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन और सबसे बड़ा एप्लीकेशन, दो सबसे बड़े एप्लीकेशन आपको एक ये तो पता चल गया कि अगर कोई भी दो वेक्टर, अगर एक तीन वेक्टर का मैं क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहा हूं, उसमें से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, तो पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर के बीच में से किसका डिफरेंस होता है? कांस्टेंट का। तो अगर मान लेते कि B और C पैरेलल वेक्टर है तो B क्रॉस C क्या हो जाएगा? 0। B और C पैरेलल तो B क्रॉस C क्या हो जाएगा? 0। और 0 के साथ तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आंसर आएगा, राइट? तो बस B और C पैरेलल नहीं है पर E और B पैरेलल है। पर अगर A और B भी पैरेलल तो भी दोनों के बीच में किसका डिफरेंस होगा? A और B पैरेलल था, A अगर मेरा A1 B1 C1 है तो B को क्या बोलूंगा? KA वेक्टर, तो KA2 और सॉरी KA1 KB1 KB1। आपने जब यहाँ पर लिखोगे KA1 KB1 KB1 ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में से K तो कॉमन निकल जाएगा, तो पहला दूसरा सेम हो गया, तो वापस आंसर 0, वापस आंसर 0। तो इसका मतलब ये होगा कि तीन में तो कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, राइट? बट ये नॉर्मली ज्यादा यूज होता है क्योंकि पैरेलल ही मुझे किसी को प्रूव करना है तो सबसे ज्यादा इजी तो बात है कि मैं दोनों के बीच में कांस्टेंट का डिफरेंस प्रूव करता हूं, राइट? बट इसका मैक्सिमम यूज होगा कोप्लेनर प्रूव करने के लिए, तो मैक्सिमम यूज होगा कोप्लेनर प्रूव करने। अगर कोप्लेनर है तो हम क्या बोलते थे? अगर ए वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन क्या थी? क्या थी कोप्लेनर वेक्टर कंडीशन? पहला क्लास यूज करता है कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर, तीनों अगर एक ही प्लेन पे लाई करता तो तीनों के बीच में एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, तीनों के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी एक वेक्टर को A वेक्टर को मैं एक B वेक्टर प्लस Y वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। A वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? एक B वेक्टर प्लस Y वेक्टर, सही है ना, राइट? अब मैं अगर ABC का स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, A वेक्टर किसके बराबर है? XB प्लस, यहाँ पर मैंने रखा XB प्लस YC। XB प्लस YC मतलब आपका डिटरमिनेंट के हिसाब से कौन सा रो है? फर्स्ट। कौन सा रो है? ये सेकंड और ये थर्ड। क्या मैं डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकता हूँ पर एक टाइम पर? तो आपका फर्स्ट रो को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, इसको मैं इसके बाद अगर ऐसे लिख दूं XPBC प्लस YCBC तो चले क्या कि मैंने फर्स्ट रो को स्प्लिट कर दिया। X और Y क्या है इसमें? स्केलर क्वांटिटी, मतलब कोई भी कांस्टेंट। तो पहले रो में से X कॉमन निकाल सकता हूँ, तो पहले रो में से मैंने X कॉमन निकाल लिया, B B C, इसमें Y कॉमन निकाल सकता हूँ, कांस्टेंट है D B C। तो इसके फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है तो आंसर 0। इसका फर्स्ट और थर्ड रो इसका आंसर 0, तो पूरा आंसर ही 0, पूरा आंसर ही 0। तो कोप्लेनर प्रूव करने का सबसे इजीएस्ट हमने जब फर्स्ट टीपीपी किया था तो उस टाइम पर हम इसको यूज करके फिर दोनों तरफ कंपेयर करते थे, IKF के क्वेश्चन को JKF के सब वो करने का ही। अब आपको इजी प्रोसेस मिल गया कि कोई भी तीन वेक्टर को अगर कोप्लेनर प्रूव करने तो उनका STP मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए? 0। एक प्लेन के अंदर 4 पॉइंट दिया और आपको प्रूव करने को चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, तो कैसे करोगे? कैसे वेक्टर बना लोगे? किसी एक को फिक्स पॉइंट, तो ABCD 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो मैं एक को फिक्स मान के AB वेक्टर निकाल लूंगा, SC वेक्टर निकाल लूंगा, AD वेक्टर निकालूंगा, फिर AB SC AD का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करूंगा और वो 0 प्रूव कर दूंगा। काफी बार बीच में एक अननोन भी डाल देते हैं, बोल देते पहले से कि तीन वेक्टर है, तीनों कोप्लेनर है और बीच में किसी IKF का पोजीशन K डाल देंगे, बोले कि K निकाल के दो, तो फिर डिटरमिनेंट को 0 के साथ इक्वेट करूंगा तो अननोन वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
सर ये थियोरेटिकल प्रोडक्ट से कोलिनियर कैसे प्रूव? कोलिनियर तो पैरेलल एक ही होता है, एक बार में स्केलर प्रोडक्ट 0 हो गया तो नहीं, 0 हुआ तो कोप्लेनर हो सकता है, लेकिन जवाब बोलो आपको अपने क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। कोप्लेनर है तो कोप्लेनर है तो या तो कोलिनियर हो गया तो पैरेलल होगा। तो मतलब कुत्ते का एक ही प्लेन पे अगर 3 वेक्टर लाई करने हैं या तो कोलिनियर होने वाले हैं, या तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या तो इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगे? जब पैरेलल पैरेलल हो गया कोलिनियर होगा। तो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इन दोनों में से कुछ होगा ही, या तो पैरेलल होगा या तो इंटरसेक्ट करता होगा। ठीक है, अब अगर मुझे कोई भी दो वेक्टर को अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो मैं एसटीपी को 0 जब स्केलर प्रोडक्ट को 0 प्रूव करोगे तो कोप्लेनर तो प्रूव हो गया। अब उसमें से कोई दो वेक्टर के बीच में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है, जैसे सब कब हो सकता है? कोलिनियर हो सकता है। तो कोलिनियर पैरेलल प्रूव करने के लिए मैं यहाँ से पहुंचते ही नहीं, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको पहले स्टेप में मेरा क्लियर हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंस तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि कोलिनियर या पैरेलल तो है। बट 3 वेक्टर को देख के आप ये तो डिसाइड कर सकते हो कि ये कोलिनियर या पैरेलल होगा कि नहीं होगा। पर 3 वेक्टर को देख के आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि कोप्लेनर होगा कि नहीं। उसके लिए आपको स्केलर प्रोडक्ट 0 प्रूव कर देना चाहिए। आपका भी कोई क्वेश्चन हुआ ना कि के बारे में मतलब अगर ऐसे दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप ki कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप 3i कैप माइनस 8j कैप प्लस 9k कैप। Then 3 vectors are coplanar. Then find the value of k. इसको 0 कर लो, उसमें k मिल जाएगा। इसके दो सबसे बड़े मतलब बड़े यूज, एक कोई भी वेक्टर को कोप्लेनर प्रूव करने के लिए है ना, एसटीपी सबसे ज्यादा मतलब सबसे इजी है यूज करने के लिए, और दूसरा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। जैसे वेक्टर प्रोडक्ट क्या करता है? वेक्टर प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? पैरेललोग्राम का एरिया देता है, पैरेललोग्राम का एरिया देता है। और यहाँ पर पैरेललोग्राम के एरिया को आप किसी तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, p क्रॉस p का मैग्नीट्यूड क्या देगा? आपको एरिया देगा। उसको आपने किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो वो पूरा क्या दे देगा आपको? वॉल्यूम। कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये आप लोगों का सपोज एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक बॉक्स है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड को लिखने के बहुत सारे तरीके, बॉक्स लिख सकते हो, क्यूबॉइड लिख सकते हो, पैरेललोपाइड लिख सकते हो। पैरेललोपाइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके ऑपोजिट फेसेस जो होते हैं एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, जैसे टॉप और बॉटम एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों साइड फ्रंट और बैक, इसलिए उसको पैरेललोपाइड भी बोलते हैं। ठीक है, बॉक्स का मतलब एक ही है। तब यहाँ पर आप लोगों का सपोज ये मान लेते हैं कि एल है, ये ए वेक्टर, लेंथ को ए वेक्टर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये बी है और ये सी। ठीक है, अगर ये इसका जो बेस है पैरेललोग्राम, अगर मुझे उसका एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा। राइट, अब इसका खुद का एक हाइट है, विजुअलाइज करूं। देखो यहाँ तक आप लोगों का सपोज हाइट है, ये जो हाइट है मतलब ये जो वेक्टर है इसको अगर सी वेक्टर भी बोल सकता हूँ। हाइट है आप लोगों को सी वेक्टर का। राइट, यहाँ पर अगर कोई एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर एंगल अगर आप लोगों का थीटा बन रहा है तो उस केस में ए क्रॉस बी की फॉर्मूला क्या होती है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन टेन। राइट, सही है। अब अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है, ये एंगल बना लिया मैंने थीटा, तो ये आप लोगों का ये पार्ट क्या होगा? आप लोगों का हाइट, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का हाइट। इसमें अगर
काम करते हैं अभी। हमने सबसे पहले ये बेस का एरिया निकाल लिया। वैसे नॉर्मली कोई भी बॉक्स होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम? फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना, ज्यादा डेरिवेशन की जरूरत नहीं। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कैसे निकालोगे? अगर इसका निकालना होगा तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे a क्रॉस b, राइट। और उसका किसके साथ प्रोडक्ट होगा? हाइट के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट होगा कि डॉट प्रोडक्ट होगा? क्योंकि आपका वॉल्यूम तो लास्ट में स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए। तो a क्रॉस b का क्या करने वाले हो? किसके साथ? हाइट के साथ। अपना हाइट कौन सा वेक्टर है? c वेक्टर है। हाइट कौन सा वेक्टर है? c वेक्टर है, सही है। तो a क्रॉस b डॉट c। अब a क्रॉस b आप लोगों को यहाँ पर देगा क्या? एरिया ऑफ द बेस। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी तो लेना पड़ेगा, है ना। a क्रॉस b का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। अब a क्रॉस b का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड को लिखेंगे कैसे? ab मतलब a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, करेक्ट। पर अगर मैं डायरेक्टली a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, है ना, बच्चे कहाँ पर करते हैं सर एरिया ऑफ द बेस फाइंड करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड नहीं लेना पड़ेगा। एकदम सही बात है, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड ले लिया तो फिर c के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा कैसे? और कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। इसलिए इसमें पहले वेक्टर एरिया निकालना पड़ेगा। वेक्टर एरिया और स्केलर एरिया में इतना फर्क होता है कि वेक्टर एरिया में अभी भी डायरेक्शन है, उसमें मैग्नीट्यूड लेते हो तो डायरेक्शन हट जाता है। हम पहले क्या करेंगे? a क्रॉस b का c के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, वरना तो कर ही नहीं पाएगा। तो a क्रॉस b का c के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये तो आपका क्या हो गया? abc का। अरे a क्रॉस b डॉट c को मैं c डॉट a क्रॉस b लिख सकता हूँ। ऑर्डर चेंज कर लूंगा तो चलेगा? चलेगा, डॉट प्रोडक्ट है तो c को तो पहले ले लो। और c डॉट a क्रॉस b का मतलब क्या हो गया? CAB का बॉक्स प्रोडक्ट। उसका मुझे उसका मैग्नीट्यूड लेना था, उसका मुझे उसका मैग्नीट्यूड लेना था। तो CAB तो ऑलरेडी कैसी क्वांटिटी आ गई? स्केलर क्वांटिटी आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड जब लूंगा तो उससे फायदा होगा। नेगेटिव भी आंसर आता होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी वॉल्यूम नेगेटिव में नहीं हो सकता है, वैसे वॉल्यूम नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये CAB का आंसर और ABC का आंसर सेम होगा। ये कभी हम लोग देख रहे थे CAB का मतलब है कि आपने 2 बार रो को इंटरचेंज किया, तो फिर CAB बोलो या ABC बोलो, बात एक ही है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी प्लेन के अंदर या किसी भी क्यूबॉइड का या पैरेललोपाइड का या बॉक्स का अगर लेंथ ब्रेथ हाइट का अगर वेक्टर दे दिया जाए, फिर आपको बोला जाए कि उसका वॉल्यूम निकाल के दो, तो आप क्या करोगे? उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देगा। डिटरमिनेंट मतलब क्या हो गया? वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तभी तक हमारे पास एरिया फाइंड करने के लिए कंसेप्ट था वेक्टर प्रोडक्ट, और हमारे पास अभी तक वॉल्यूम के लिए नहीं था। वॉल्यूम भी मिल गया मुझे। तो कभी भी किसी बॉक्स का या क्यूब का या क्यूबॉइड का किसी का भी अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना, आप क्या करोगे? उसके लेंथ ब्रेथ हाइट का स्केलर प्रोडक्ट करोगे। तो दो सबसे मेन यूज, एक कोप्लेनर प्रूव करने के लिए और एक वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। किसका वॉल्यूम? कोई भी बॉक्स होगा, वो बॉक्स क्यूब हो सकता है। बॉक्स अगर क्यूब होगा तो क्या होगा? लेंथ ब्रेथ हाइट सेम देंगे, मतलब ऐसा वेक्टर देंगे जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। फिर आप लोग को टेट्राहेड्रॉन पता है? टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? टेट्रा मीन्स क्या? 4। टेट्राहेड्रॉन का मतलब है कि आप लोगों का ऐसा कोई फिगर कि जहां पर आप लोगों का 4 ट्राइंगल्स हो। जैसे मेरे पास ये बेस है, एक ट्राइंगुलर बेस है। उस ट्राइंगुलर बेस का ये मेरा हाथ में मान के चलिए ट्राइंगल है, ऊपर एक स्पेस में एक पॉइंट है। उस पॉइंट को मैं सारे एजिस के साथ, सारे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर आप विजुअलाइज करें कि यहाँ पर आपका पॉइंट है, राइट। आप इसको सारे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कितने ट्राइंगल दिखेंगे? 4। नीचे बेस में 3 पॉइंट पड़े हुए थे एबीसी, वो पॉइंट ऊपर है, ओ के साथ आपने एबी को ज्वाइन किया तो ओ ए बी एक ट्राइंगल, ओ बीसी के साथ ज्वाइन किया तो ओ बीसी एक ट्राइंगल है ना, और ओ एसी एक ट्राइंगल, और एबीसी एक ट्राइंगल था ही जो बेस था। कितने ट्राइंगल हो गए टोटल? 4। एक तरह से शेप कैसा हो गया? नहीं, टेट्राहेड्रन पर अगर नॉर्मली अगर ट्राइंगुलर बेस में देखा तो पिरामिड जैसा भी हो गया, पिरामिड जैसा भी हो गया ना, तो राइट, तो इसी को टेट्राहेड्रन बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रन में आप लोगों को इसका वॉल्यूम पूछ सकते हैं, इसकी फॉर्मूला याद कर लो, कैसा है उसकी जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर कभी पूछेंगे तो 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस OA, OB एंड OC। OA, OB, OC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके उसका 1/6 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। इसको फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन अगर कभी जरूरत पड़ गई, कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ने का 2 बार देखा कि पूछ लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकाल के, तो तब कोई फॉर्मूला ध्यान में रखना। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की 2 प्रॉपर्टी याद कर लो, इसको भी डायरेक्ट की जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। A प्लस बी, बी दो के पेड़ ले रहा हूँ, A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। कंसेप्ट की तरह से A प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या देगा? A प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, राइट। और इसको अगर सोल्व करते हो तो आप ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, कितना? 0। फिर क्या बचा? सी क्रॉस, राइट। फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी। व्हाट इज ए डॉट बी क्रॉस सी? ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बनेगा? एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट। ए डॉट बी क्रॉस ए 0, ए डॉट बी क्रॉस ए का मतलब क्या कि ए बी ए का बॉक्स प्रोडक्ट, तो ए और ए दो रो सेम है, आंसर 0। अब इसमें बोल सकते ए डॉट बी क्रॉस है तो ए बी क्रॉस है जो होगा एक के साथ परपेंडिकुलर होगा तो भी डॉट प्रोडक्ट 0। ए डॉट सी क्रॉस है 0, बी डॉट बी क्रॉस सी 0, बी डॉट बी क्रॉस है 0, बी डॉट सी क्रॉस है बीसीए का बॉक्स प्रोडक्ट। और एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट का आंसर और बीसीए का बॉक्स प्रोडक्ट का आंसर सेम होगा, तो फिर ये डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट। मतलब ये आप देखोगे ना, आप थोड़ा सा ढंग से सोचोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी किए, ये सेम क्वेश्चन डिटरमिनेंट में। तो डिटरमिनेंट में हम लोग को आपको याद होगा जैसे डिटरमिनेंट प्रूव किया था हमने, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू प्रूव करके दो कि ट्वाइस ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये वही है, यहाँ पर दो का एडिशन था, उसको अपने सिंगल में जब कन्वर्ट करते थे डबल हो जाता है। डिटरमिनेंट में जब कराते तो डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स वाली प्रॉपर्टी यूज करते थे, एडिशन कर सकते हैं, स्प्लिटिंग कर सकते हैं उनसे, राइट। वही चीज आप लोग यहाँ पर वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का जब आप लोग बॉक्स प्रोडक्ट करोगे तो किसकी इक्वल हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए बी सी का, ट्वाइस ऑफ ए बी सी का, ठीक है। फिर इसका सेकंड, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, अगर बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का बॉक्स प्रोडक्ट। पहले एडिशन था, अब प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का बॉक्स प्रोडक्ट।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या कोडिंग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस। अच्छा, इसके ये समझाने से पहले मुझे आपको पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप लोगों को सिलेबस में उसकी एप्लीकेशन वगैरह दिए ही नहीं, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे काम करता है, बस इतना ही ध्यान में रखोगे इसके अंदर, बाकी तो है ही नहीं सिलेबस में। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देगा। इसका आंसर कैसा आएगा, वेक्टर। और ये भी क्या है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर में आने वाला है। इसका आंसर होगा ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, ए डॉट सी फर्स्ट का यहाँ का जो होगा सिंगल वेक्टर होगा वो पहले थर्ड सेकंड वेक्टर के साथ जाएगा डॉट कर, ए डॉट सी इंटू बी। ए डॉट सी का आंसर कैसा आएगा, तो किसके साथ मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई, कोई डॉट नहीं कोई क्रॉस नहीं, तो बस इसका आंसर 5 है, तो 5 को एक नॉर्मल वेक्टर के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बीच में कोई डॉट या क्रॉस नहीं है, राइट। ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी, इसके साथ तो कर लिया, किसके साथ बात की है, तो ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को करना तो हम ऐसे करेंगे, पर यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्शन मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर करता। अगर आपने गलती से अगर पहले ए डॉट बी कर दिया तो गलत हो जाएगा, ए का पहले सेकंड के साथ ही जाएगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। और कभी अगर आपको ऐसा दिया भी जाए ना कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करके दो, तो आपको हमेशा आपके लिए इसीलिए ये रहेगा कि हमेशा जो सिंगल वेक्टर होगा ना वो हमेशा पहला रखना है, सिंगल वेक्टर को हमेशा पहला रखना है। तो सिंगल वेक्टर अगर पहला रखूंगा तो ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, तो अगर ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी। किसमें ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो अगर ये लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी, और फिर ये माइनस अंदर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, वो ठीक है, वो आप कर लोगे। तो इसलिए आपको दो फॉर्मूला नहीं याद रखने का, हमेशा पहला सिंगल वाला रखने ध्यान में रखने का, अगर नहीं भी दिया तो उसका ऑर्डर चेंज करवा लो। तो आप सिर्फ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला याद रखोगे, कुछ भी नहीं याद रखना आपको उसके अंदर। ये तीन वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वापस यहाँ आ जाओ। यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना था। फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस। ये जो बी क्रॉस सी है इसको अगर लेट बी क्रॉस सी, बहुत सारे वेक्टर एक साथ आ रहे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो काम करते हैं बी क्रॉस सी को भी मैं आर वेक्टर मान लेता हूँ, बी क्रॉस सी को मैं आर वेक्टर मान लेता हूँ। बी क्रॉस सी को अगर मैंने आर वेक्टर मान लिया तब क्या हो गया, ये आर क्रॉस सी क्रॉस है, ये आर सी और ए के बीच में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया उसके साथ क्या लिखूंगा, आर डॉट ए इंटू सी माइनस आर डॉट सी इंटू ए, और आर कौन है, बी क्रॉस सी। आर कौन है, अगर मैं आर को अगर बी क्रॉस सी रखूंगा, अगर यहाँ पर मैंने बी क्रॉस सी रखा तो बी क्रॉस सी डॉट ये ए क्रॉस बी ऐसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी क्रॉस सी डॉट ए बोलो या ए डॉट बी क्रॉस सी बोलो, बात एक ही होगा। तो वापस आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा है इनटू सी वेक्टर, पर यहाँ पर जैसे आपने बी क्रॉस सी डाला 0, तो बी क्रॉस सी डॉट सी बीसीसी का बॉक्स प्रोडक्ट 0, और बी क्रॉस सी वैसे भी सी को पर्टिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 का 0 हो जाएगा, कितना बचा। अब ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू कैसी होगी,
और वैल्यू कैसे की तरफ क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा कि वेक्टर क्वांटिटी देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा। ये जब a क्रॉस b इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेगा, सी वेक्टर के साथ, तो ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और ये क्या बन चुका है आपका एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट, और फिर a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, सी के साथ, करेक्ट। ये भी का बॉक्स और इसको मैं अगर ऑर्डर चेंज करके अगर सी डॉट ए क्रॉस बी लिख दूंगा तो चलेगा, चलेगा ना। तो सी डॉट ए क्रॉस बी क्या हो चुका है, सीएबी का बॉक्स प्रोडक्ट, और सीएबी का बॉक्स प्रोडक्ट और एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट सेम होता है। सीएबी का बॉक्स प्रोडक्ट और एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट सेम है। तो अगर मैं इसको एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट अगर लिख दो तो एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट इनटू एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, इसका आंसर एबीसी के बॉक्स प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग जरूरत पड़ने पर डायरेक्टली यूज करेंगे। बीच में प्लस है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट। और अगर बीच में क्रॉस है तो आंसर क्या आएगा, एबीसी के बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर। समझ आया, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो गया आपका, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट जो एक स्केलर क्वांटिटी देगा। अब ये एक वेक्टर है जो डॉट प्रोडक्ट कर रहा है इसके साथ, ये ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट के साथ तो कुछ करेगा नहीं, तो ए क्रॉस बी किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, सी के साथ, ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये कांस्टेंट था तो बाहर लिख दिया। और फिर ए क्रॉस बी डॉट सी को मैंने सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ऑर्डर करता नहीं है। ये क्या बना आपका सीएबी का बॉक्स प्रोडक्ट और सीएबी का बॉक्स प्रोडक्ट और एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट सेम होता है। इसी तरह अगर मैं एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट लिख दूंगा तो एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट इनटू एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट का। तो बस इतना ध्यान में रखना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में और वेक्टर से। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते तो डिटरमिनेंट की हेल्प से। सेम ऑर्डर में चलोगे जो सर्कल में लिखा है उसी ऑर्डर में एबीसी बोलो, बीसीए बोलो, सीएबी बोलो, आंसर सेम होगा। बाकी कुछ भी चेंज करोगे तो आंसर में माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्या काम है, तो दो काम है, कोप्लेनर प्रूव करने के लिए कोई भी तीन वेक्टर को, और दूसरा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। लेंथ ब्रेथ हाइट का स्केलर ट्रिपल प्रूव कर लो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। और एक टेट्राहेड्रल तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है, और ये दो प्रॉपर्टी याद रख लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या याद करना है, कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करना है। तो DPP4 निकाल एक बार। DPP4 पूरा STP पे उसका और क्वेश्चन देखोगे, जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पेरिलो पाइप। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पेरिलो पाइप। पेरिलो पाइप में कुछ फोर टर्मिनल एजेस are respectively by the vectors 2i cap minus 3, मतलब तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट या तीनों एजेस का वेक्टर दे रखा, मतलब क्या दे रखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। बोलते हैं कि इसका वॉल्यूम निकाल दो, क्या करोगे, तीनों का स्केलर ट्रिपल कर लेंगे। पहला रो 2 minus 3 0, दूसरा 1 minus 1, तीसरा 0 को सॉल्व कर लेना, बस नेगेटिव आया तो मोड लगा देना। सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लैम्डा
और 3 वेक्टर कोप्लेनर दिए हुए हैं। डिटरमिनेंट क्या होगा डिटरमिनेंट के सारे रोज बताओ। 1 minus 1 1 और ये होगा 1 minus 1 1 फिर 2 1 minus 1 लेमडा 1 और लेमडा और उसका डिटरमिनेंट को क्या होना है लेमडा मिल जाएगा। थर्ड सेम में प्रूव करना है कोप्लेनर है और 4 पॉइंट की बात करें तो क्या करेंगे सबसे पहले इनको भी करके ए बी ऐसे निकाल लेंगे फिर उनका स्केलर ट्रिपल टर्म 0 कर देंगे। 4 कोप्लेनर है लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर तो भाई ए बी निकाल के और स्केलर ट्रिपल टर्म को 0 के साथ डिवाइड कर लेंगे। फिर अभी जो प्रूव किया ये वाला फिर का फर्स्ट सेकंड में a माइनस सी बी माइनस सी और सी माइनस ए का बॉक्स प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना है। ये प्लस की बात हो रही थी तो ट्वाइस हुआ था। अगर यहाँ पर माइनस होता a माइनस सी बी माइनस सी माइनस ए तो आपको ये प्रूव करने के 0 तो सही बात है सब कुछ सेम ही आता है बस यहाँ पर प्लस की जगह पर ये सेम था तो 0 हो जाने वाला। फिर बोले कि फॉर एनी 3 वेक्टर्स a b c so that a minus b b minus c c minus d are कोप्लेनर तो से ऊपर वाले क्वेश्चन तो हो गया ये a minus b b minus c c minus को कोप्लेनर प्रूव करने का मतलब क्या हुआ a minus b b minus और c minus का बॉक्स प्रोडक्ट हो इसका फर्स्ट पार्ट वही तो है ना। फिर 7 let a b c be 3 non-zero vectors if a dot b cross c equals 0 and b and c are not parallel then prove that a equal to lambda b vector plus mu c vector a dot b cross c को अगर 0 ना तो abc का बॉक्स प्रोडक्ट हो गया abc का बॉक्स प्रोडक्ट 0 किस केस में सकता है 3 केस में सकता है 4 केस में सकता है। पहला केस a खुद एक नल वेक्टर है या फिर b एक नल वेक्टर हो या फिर c एक नल वेक्टर या फिर तीनों वेक्टर कोप्लेनर और इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या बोला गया था नॉन जीरो है तो फिर क्या ऑप्शन बचा कोप्लेनर और कोप्लेनर को कैसे लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो वही लिखा हुआ है। एट वाला कैसे करोगे क्या पूछा पहले तो एट में if ABC are the position vector of the point AB and C prove that A cross B plus B cross C plus C cross A is a vector perpendicular to the plane of triangle ABC। वैसे ही हो गया आपको क्या प्रूव करना है A cross B plus B cross C plus C cross A is perpendicular to the plane तो क्या और ABC कहाँ है प्लेन ट्रायंगल और कहाँ पर होंगे तीनों पॉइंट प्लेन पे होंगे ना एक तो पोजीशन वेक्टर किया जाएगा A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर तो A को फिक्स करके AB वेक्टर और AC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूंगा AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट वही आएगा अभी थोड़ी देर पहले किया था A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर करना पेज पे तो एसटीपी का कोई काम नहीं है। 9 P माइनस क्यू क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी मतलब क्या हो गया P माइनस क्यू क्यू माइनस आर और आर माइनस पी का बॉक्स प्रोडक्ट 10 A डॉट B क्रॉस C का होल स्क्वायर का आंसर क्या प्रूव करना है A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर और ABC परपेंडिकुलर है एक दूसरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो फिर A डॉट B क्रॉस C अगर फॉर्मूला लगाया जाए
तो क्या होगा, बी और सी के बीच में कितना डिग्री है, 90। और बी क्रॉस सी की फॉर्मूला क्या होती है, बीसी साइन थीटा इंटू एन कैप, बीसी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर। बी क्रॉस सी की फॉर्मूला बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, करेक्ट, ठीक है। और हमें ये पता है कि बी और सी अगर परपेंडिकुलर तो थीटा कितना होगा, 90। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 90, तो सिर्फ क्या बचा, बी सी एन कैप और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में ए, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब ए का जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बी और सी तो कैसा स्केलर क्वांटिटी है, तो ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, एन कैप के साथ, ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, एन कैप के साथ। और ए और एन कैप के बीच में क्या रिलेशन, कैसे कोलिनियर, बी और सी दोनों परपेंडिकुलर है, बी और सी परपेंडिकुलर है इसके साथ ए के साथ, परपेंडिकुलर है तो ए क्या हो गया, बी और सी के साथ परपेंडिकुलर है, तो बी और सी के साथ जो परपेंडिकुलर होगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी और सी का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो बी क्रॉस सी भी बी के साथ भी परपेंडिकुलर और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि बी के साथ भी परपेंडिकुलर और सी के साथ भी, और नॉर्मल भी एक होता है, तो नॉर्मल बी क्रॉस सी ए ये सब एक दूसरे को पैरेलल होगा, सब एक दूसरे को पैरेलल होगा। तो अगर पैरेलल होगा तो फिर ए और एन कैप के बीच में नहीं, वो तो ठीक है, बट पैरेलल होगा तो उसका एंगल कितना, 0। और किसी के दो के बीच में डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला ए का मैग्नीट्यूड, अरे बी और सी का मैग्नीट्यूड तो पहले बाहर लिख ही देता हूँ बिकॉज कांस्टेंट है। ए और एन के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए का मैग्नीट्यूड एन का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच कोस थीटा, थीटा 0 है ना क्योंकि पैरेलल है, और उसका स्क्वायर, कोस 0 की वैल्यू एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो बचा क्या बी सी ए और उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर 11 और 12 कोई जगह 11 से कर लेते हैं। 11 से पहले बी प्लस सी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के साथ, तो हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ए डॉट बी क्रॉस सी कर ले तो उसका ऑर्डर जो है काफी सारे बच्चे ये भी करते हैं, सर ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट बी प्लस सी कर ले और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो मतलब नहीं है ना। तो फिर क्या करेंगे, अपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फिर आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो पहले अंदर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ए डॉट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पहले बी का तीनों के साथ कर लेते हैं, क्या क्या रहेगा, बी क्रॉस ए बी क्रॉस बी 0 प्लस बी क्रॉस सी, फिर सी का कर लेते हैं, तो सी क्रॉस ए रहेगा, सी क्रॉस बी रहेगा और सी क्रॉस सी 0, करेक्ट। फिर ए का इनके साथ करते हैं, व्हाट इज ए डॉट बी क्रॉस है, व्हाट इज ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी का ए सी ए 0 प्लस ए डॉट सी क्रॉस बी, ए बी सी का नहीं है, और अगर आप ये बी और सी को इंटरचेंज कर लो मतलब आपने एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, तो एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट माइनस एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ ज्यादा है नहीं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में।
बाद में वेक्टर प्रोडक्ट में भी काम का चीज है वो 7th वाला जो मैं आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी बता दिया। ए क्रॉस बी बी पे कॉमा नहीं होगा, वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का बॉक्स प्रोडक्ट होगा। तो अभी हमने डिराइव किया था नहीं, ये इसका जो प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान में रख लेंगे। इसमें ना आप जो ये जो 9th वाला जो क्वेश्चन है ना, उसका प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, पर इसको ऐसे प्रॉपर्टी याद कर लो। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक को दिख रहा है? जो सेकंड वाला जो टर्म लिखा ना ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, फिर बीच में माइनस बी होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ क्या होना चाहिए उससे स्टेटमेंट। ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी का जो आंसर होगा ना वो ऐसा हो जाएगा। ए क्रॉस बी डॉट सी, ये आप लोगों को क्या देने वाला है? एक वेक्टर, तो बोले आर वेक्टर। तो अगर इसका आंसर अगर आर वेक्टर, तो आर का डॉट प्रोडक्ट कर दो किसके साथ? सी क्रॉस डी के साथ। तो आर डॉट सी क्रॉस डी क्या देगा? आरसीडी का बॉक्स प्रोडक्ट, आरसीडी का बॉक्स प्रोडक्ट आपका। और बॉक्स प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर आता होगा वो डिटरमिनेंट के हिसाब से जैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। ए का डॉट सी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा। तो यहाँ पर आपका पहला रो बनेगा ए डॉट सी और ए डॉट डी। फिर बी का टर्म आएगा, तो बी डॉट सी और बी डॉट डी। ये इनडायरेक्टली कैसे होगा कि 4 अलग अलग वेक्टर्स में दो की जोड़ी लेके ये 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, बाकी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, और फिर जो आंसर है उनका डॉट प्रोडक्ट। तो उनका आंसर कैसे ट्रीट करता है, मतलब कैसे मिलता है आप लोगों को? ए का डॉट सी, ए डॉट सी दूसरा एलिमेंट, बी डॉट सी तीसरा एलिमेंट, बी डॉट सी चौथा एलिमेंट। अगर इसको डिटरमिनेंट की तरह ट्रीटमेंट दिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना? ए डॉट सी नॉर्मल इंटू बीच में कुछ भी नहीं है, ना डॉट ना क्रॉस, क्योंकि वैसे भी हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट। तो नॉर्मल ए डॉट सी इंटू बी डॉट सी माइनस, तो माइनस मिसिंग है, माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट। तो कोई भी 4 अलग अलग वेक्टर्स का अगर ऐसा प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट इसको यूज कर लिया, जल्दी हो जाएगा। इसको एज अ प्रॉपर्टी याद कर लो 9th वाले क्वेश्चन को। इसका 6th वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट वाला।
A dot C into B vector. पहले तो Vector A क्रॉस B क्रॉस C का आंसर किसके इक्वल दिया हुआ है? हाफ ऑफ B वेक्टर के बराबर। और इसको अभी मैंने आप लोग को कैसे करके प्रोसेस बताया। A डॉट C into B वेक्टर माइनस A डॉट B into C वेक्टर। इसका आंसर किसके बराबर दिया? हाफ ऑफ B वेक्टर के बराबर। अगर इसका आंसर अगर हाफ ऑफ B वेक्टर के बराबर दे रखा है तो फिर तो पक्की बात है कि A डॉट B 0 होता होगा। सामने C वेक्टर ही नहीं है तो C वेक्टर तो 0 नहीं होगा, नॉन जीरो वेक्टर होंगे तो 0 किसको आना पड़ता होगा? इस स्टेटमेंट को देख के मुझे दो चीजें पता चली। पहली चीज A डॉट C को 1/2 होना पड़ेगा। A डॉट C यहाँ पर A डॉट C क्या है? B वेक्टर का कोएफिशिएंट और यहाँ पर B वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना है? 1/2 इक्वल है तो दोनों के कोएफिशिएंट को सेम ही तो होना पड़ता होगा। एंड A डॉट B को क्या होना पड़ता होगा? 0। C वेक्टर ही नहीं है, मतलब इसको प्लस 0 C वेक्टर लिख सकता हूँ ना। तो कोएफिशिएंट को इक्वेट करो तो A डॉट B क्या हो जाएगा? 0। अब A डॉट C 1/2 है और A डॉट B 0 है। A डॉट B 0 है तो पक्की बात है कि A और B परपेंडिकुलर है। तो A और B अगर परपेंडिकुलर है, A is perpendicular with B, तो दोनों के बीच में एंगल 90। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द एंगल व्हिच A मेक्स विद B and C, B and C being the नॉन पैरेलल। ठीक है, तो A B के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। तो थीटा यहाँ पर 90 हो जाएगा। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है और ABC यूनिट वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में। A का मैग्नीट्यूड जो 1 होगा, C का मैग्नीट्यूड इनटू cos अल्फा इक्वल टू 1/2। ये 1 है तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2 तो अल्फा इक्वल टू 5/3 जो फाइंड कर। दोनों तरफ आप बस कोई एक फिक्स कर। इसको आप करने बैठोगे तो हो जाएगा। 11 क्वेश्चन इसको यूज करना है। 11 क्वेश्चन इसमें और एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स, बट नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। उसके पहले आप लोग अपने डाउट्स जो पूछ रहे थे पेपर के वो पूछ लीजिए और आप ये दोनों डीबीपी कर लीजिएगा। मतलब एक डीबीपी 4 करना। ग्रुप आया पेपर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो, ये वाला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज ओनली 2 प्लांट्स T1 एंड T2। एक कंप्यूटर फैक्ट्री है, 2 प्लांट जो उसके पास T1 और T2। T1 प्लांट से वो प्रोड्यूस करता है 20% ऑफ द टोटल कंप्यूटर्स और यहाँ से 80%। अब आगे बोले कि प्लांट T1 ये सब चीजें, फिर 7% ऑफ द कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। पूरे में से कितना परसेंट डिफेक्टिव है? 7% डिफेक्टिव है। अब बोला गया है कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इज प्रोड्यूस इन द प्लांट T1 इक्वल टू 10P 10P टाइम्स, मतलब T1 में से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी
10 times probability of computers that is produced in the plant T2. टोटल 7% डिफेक्टिव है, बट T1 प्लांट में से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी T2 में से डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी से कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स है। फिर बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E अ कंप्यूटर प्रोड्यूसेस इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सिलेक्टेड एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। मैं रैंडमली कंप्यूटर को सिलेक्ट करता हूं और डिफेक्टिव नहीं आ रहा है, तो आपको पूछा गया देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट T2, तो प्लांट T2 से प्रोड्यूस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? सबसे पहला काम इस पूरे इवेंट में क्या होगा? एक कंप्यूटर को सिलेक्ट किया जाएगा, वो कंप्यूटर डिफेक्टिव नहीं आ रहा है, ये पक्का है। तो पहले तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मैंने जो कंप्यूटर सिलेक्ट किया वो प्लांट T1 से बना हो, प्लांट T1 से बना होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 20/100 और वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो अब ये पता करना पड़ेगा T1 में से इंडिविजुअली कितना परसेंटेज डिफेक्टिव और कितना परसेंटेज नॉन डिफेक्टिव है। इस रिलेशन को कैसे यूज करोगे? T1 में से जो कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी T2 में से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी से 10 टाइम्स है, और टोटल कितना परसेंट डिफेक्टिव है? 7%। मतलब एक तरह से ऐसा हो गया कि 100 अगर कंप्यूटर बनाते तो 60 कंप्यूटर डिफेक्टिव आते हैं, 60 कंप्यूटर डिफेक्टिव आते हैं। ठीक है, इस रिलेशन को आपकी हिसाब से कैसे यूज करेंगे? P of T1 equal to 10 times P of T2, दोनों का 7%, दोनों का सम 7%। मतलब अगर मैं P of T2 को अगर X मान लूं, मतलब कि अगर मैं मान के चलता हूं कि T2 में से जो भी कंप्यूटर प्रोड्यूस T2 में से जो कंप्यूटर प्रोड्यूस हो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी X है, तो T1 की कितनी होगी? 10x। तो इसकी प्रोबेबिलिटी X प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी 10x, ये टोटल हो गया 11x, और वो मतलब ऐसे 11x और वैसे किसके इक्वल होगा? 7 के बराबर। तो x कितना हो जाएगा? 7/11। हाँ बोल पहले बोल, 7/100 परसेंटेज में हो गया ना, 100 की तरह से कंपेयर करेंगे। तो x कितना हो गया आप लोगों का? 7/11। तो अगर इसका लिखिए इनडायरेक्टली क्योंकि अब मैं 11 कंप्यूटर बना रहा हूँ तो सिर्फ 7 कंप्यूटर डिफेक्टिव। किसके लिए बात हुई? T2 प्लांट। तो T1 कितना था उसका? 10 टाइम्स, राइट। तो फिर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर वैसे ये जो आप बोल रहे हो अगर इसके हिसाब से सोचे तो x की वैल्यू आई 7/11 और T1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 10x। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 70/11। किसी की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी कैसे हो सकती है? तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है? कैसे इक्वेट करोगे ये? कैसे इक्वेट करोगे इसको? अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो क्या होगा? 7/100। 7/100 होगा ये, तो क्या हो जाएगा? 7/11। तो फिर ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ T2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 क्या होगा? 70/1100। 10x है ना? सही है, राइट। अब इसको रखते हैं यहाँ पर 20/100। ये किस लिए था? कि मैंने सिलेक्ट और T1 से प्रोड्यूस हुआ और वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये जो आया वो क्या था? डिफेक्टिव होना चाहिए और आने की। ये क्या आया? डिफेक्टिव आने की। तो डिफेक्टिव नहीं आने की 100 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 103/110 प्लस वो कंप्यूटर T2 से प्रोड्यूस हो रहा था 80/100, उसकी डिफेक्टिव होने की 7/1100 है, तो नहीं होने की 1 में से माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 1093 डिवाइड बाई 1100, 1093/1100। अब आप लोगों को पूछा क्या है क्वेश्चन में? किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी?
T2 आप लोग कंप्यूटर सिलेक्ट करो, कहाँ से प्रोड्यूस होना चाहिए था, T2 है ना, ये T2, तो ये T2 वाला पार्ट ऊपर रख देंगे 80/100 into 1093 by 1100। अगर इसको सॉल्व कर तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, 1100 into 100, तो फिर एक जीरो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सही है। तो नीचे क्या देगा 103 into 200, मतलब एक और एक जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 80 into 1093 और न्यूमरेटर में 80 into 1093। पहले लेकिन जीरो कॉमन निकल के कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर 8 into 1093 डिवाइडेड बाई, इसमें से मतलब पूरा सोल्व करने से अच्छा है थोड़ा कॉमन लेके जो कैंसिल कर सकते कैंसिल कर लेते। इसमें से क्या कॉमन है 4, ठीक है, 4 से कैंसिल करूंगा तो ये 2, 4 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर 103 into 5 प्लस 2 into 1093, ठीक है। देखो ऑप्शन में देखिए 78/93 78/93। वापस बोला आंसर क्या है, 78/93। 78/93। ये तो इसका आंसर 78/93 नहीं आ रहा, 93 का। अच्छा, ये क्वेश्चन ही पढ़ने में गलती है, मतलब कि ये जो लिखा है वो ऐसे दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस इन द प्लांट T1। तो क्या मतलब हुआ कि भाई पहले T1 में से प्रोड्यूस हो रहा है और उसके बाद डिफेक्टिव होने के, तो T1 में से प्रोड्यूस हो रहा है वो तो लिया ही नहीं यहाँ पर हमने, ये भी तो लेना पड़ेगा। कंडीशनली हो गया ना, वापस T1 में से प्रोड्यूस हुआ तो उसकी डिफेक्टिव होने की, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये गलत है, मतलब गलत नहीं है, सही है, बट वो T1 में से प्रोड्यूस हुआ तो लिया ही नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों का ये x किसकी प्रोबेबिलिटी था, T2 में से प्रोड्यूस हो रहा है, तो बल्कि T2 में से प्रोड्यूस हो रहा है, T2 में 80 था, सॉरी 80/100 है ना, और उसका डिफेक्टिव होने की x प्लस 20/100 इंटू 10x इज इक्वल टू 7/100, ये होना चाहिए। फिर भी सोल्व कर लेते हैं, ये 100 कैंसिल पहले, राइट, यहाँ पर कितना देगा 80x प्लस
200x, तो 280x इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 1 by x अगर 1/40 होगा तो 10x कितना होगा 10/40, तो 1/4, तो वापस अप्लाई करते हैं यहाँ पर। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। तो P इक्वल टू, सबसे पहले कहां से प्रोड्यूस हुआ A में से 20/100 उसका डिफेक्ट होने की 1/4, अच्छा 1/4 नहीं 3/4 क्योंकि इसका डिफेक्ट है आपको नॉन डिफेक्टिव चाहिए, प्लस 80/100 और उसकी डिफेक्टिव 39/40, और इस वाले पार्ट को ऊपर होना चाहिए, इसको 30/40 कर लेकर 40 और 100 हटा देते हैं, और 80 into 39 divided by 600 plus 80 into 39, पहले एक 0 हटा देते हैं, कितना आ रहा है 39 into 8 312 upon 312 plus 60 372 312 upon 372, आंसर क्या बताया आपने 78/93, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 9 is 36, 4 3 is 12, 4 7 is 28 and 4 8 is 38, तो 78/9। तो वो भी तो लेना पड़ेगा कि वो T1 में से T2 में से प्रोड्यूस हुआ है, ये कौन सा है focal chord of an ellipse. नाइन में आपको बोले कि फोकल कोड किसको बोलते हैं एलिप्स का, वो कोड जो कहां से पास होता हो फोकल से पास होता हो। यहाँ पर दो फोकल कोड हो सकते हैं, A,0 या फिर -A,0 से पास होगा जो कोड हो तो उसको हम बोलते हैं फोकल कोड। इफ ए फोकल कोड ऑफ द एलिप्स y² इक्वल टू b² into 1 minus x², इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y²/d² plus x² is equal to 1, यहाँ पर x²/1, ठीक है। अब ये जो फोकल कोड है वो बोला जाता है कि कट द एलिप्स एट द पॉइंट whose eccentric angles are, जहाँ पर कट कर रहा है ना उसका eccentric एंगल, इसके फिर द पैरामेट्रिक पॉइंट b sin थीटा, a cos थीटा और b sin थीटा, और यहाँ पर भी a cos थीटा और b sin थीटा, बस थीटा बदल जाता होगा। a कितना है इसका 1, a कितना है 1, a 1 है, b b है, थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है इसका। अच्छा थीटा को क्या बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल, थीटा को क्या बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। कितना दिया हुआ है 5π/12 एंड 23π/12, 5π/12 मतलब कितना डिग्री हो गया 75, तो यहाँ पर पहला हो गया आपका cos 75 डिग्री b sin 75 डिग्री, और दूसरा हो गया cos 23π/12 और 23 into 15 23π/12 दिया है ना, एक दिया था 5π/12 और एक दिया हुआ है 23π/12, तो 5 को अगर 180 रखो तो 23 into 15 हो जाएगा ना, ये डायरेक्ट 23π/12 लिख सकते हो ना पूरा सोल्व करने की जरूरत है। और ये b sin 23π/12, ये सब आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पूछा क्या है टेल द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू क्या होगी पूछना है, तो b की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, b की वैल्यू ढूंढनी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लिया जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है कि आप लोग को सारी प्रॉपर्टीज याद हो,
लेंथ से कैसे मिलेगा? लेंथ थोड़ी दे रखा है, ए प्लस तो लेंथ पर होना भी तो चाहिए। फोकल कोड की बात है तो फोकल कोड कहाँ से पास होता है? फोकस से पास। फोकल कोड को लेके एलिप्स की प्रॉपर्टी, फोकल कोड को लेके एलिप्स की प्रॉपर्टी वो पैराबोला का होता है, वो पैराबोला का होता है। इसमें मेनली वो है कि आपको प्रॉपर्टीज याद हो तो ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन पे स्पेशली क्वेश्चंस फंसेंगे। वो एलिप्स का लोकस की प्रॉपर्टी होती है। एसडी प्लस एसटी इक्वल टू ए, वो एलिप्स के लोकस की प्रॉपर्टी होती है। हाइपरबोला में सबट्रैक्शन आप लोगों का 2a होता है। यहाँ तो बात हो रही है कि फोकल कोड, पर्टिकुलर उन्होंने फोकल कोड ही बोला है, तो फोकल कोड बोला है तो फोकल कोड को लेके ही प्रॉपर्टी की बात हो रही होगी। फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट को लेके आपके पास एक प्रॉपर्टी है, नोट से अभी आप लोगों के पास उसके अंदर देखो प्रॉपर्टी है जिसमें कंपोनेंट और डिविडेंड यूज किया था। x by a cos alpha plus x by a equation of course equation of course tan beta by 2 tan beta by 2 equal to tan alpha by 2 into tan beta by 2 minus e minus 1 e e plus 1 tan alpha by 2 into tan beta by 2 equal to e minus 1 upon e plus 1। ये प्रॉपर्टी है जो कंपोनेंट डिविडेंड से बनाई हुई थी। अब इसमें अल्फा और बीटा आप लोगों का एक्सट्रीम पॉइंट के इसेंट्रिक एंगल है, वो आप लोगों को अल्फा और बीटा दोनों दिया हुआ है। ई का रिलेशन ए बी के टर्म्स में, फिर आपको बी ढूंढना है और हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो बी स्क्वायर कितना? 1 माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं यहाँ से अगर टेन अल्फा बटे ई अगर निकाल लेता हूँ यहाँ से, अल्फा और बीटा मुझे पता है, अल्फा और बीटा मुझे पता है, यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? बी की साइड दो वैल्यू मिलती होगी, इसलिए उन्होंने क्लास में ऐसा बोल दिया कि बी लेस देन 1 वाला लेना है। तो हमें मेनली वही की प्रॉपर्टी सबसे तैयार करनी पड़ेगी। वो वाला अंदर नहीं सर, जो ऑक्सीजन सर्कल मतलब दूसरा टीका वो वही है। वो ऑक्सीलरी सर्कल से कैसे बना होगा कि आप लोगों का ये एलिप्स है, एलिप्स जो ऑक्सीलरी सर्कल है और इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट को हमने नीचे उतारा हुआ है, तो ये एंगल जो थीटा होता है वही थीटा यहाँ पर। ठीक है, एक बार इसके नेक्स्ट क्लास और एक बार करना, फिर जो भी उसके नेक्स्ट क्लास